बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप आसानी से घर बैठ के एक लैपटॉप या फिर मोबाइल से पैसे कैसे कमा सकते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। ट्रेडिंग बेसिकली है क्या, आपकी जेब में पैसे होना कितना ज़रूरी है, कितने ज़रूरी हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ गुर हैं जो आपको आ जाएँ तो शायद आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं, इस पे बात करने के लिए जी हमारे साथ ट्रेडिंग एक्सपर्ट हैं फ़हीम राशिद साहब, जिन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ट्रेडिंग है क्या? बेसिकली अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेक्स ट्रेडिंग हम इसको कहते हैं, और करेंसी का एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं सोचता हूँ कि भी आज डॉलर महंगा हो रहा है, मैंने परचेज कर लिया, ठीक है, और जब उसको सस्ता उसको मैंने सेल कर दिया तो मुझे लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर डॉलर सस्ता होता है तो उसको मैंने परचेज कर लिया और जब वो महंगा होगा उसको मैं सेल आउट करूंगा तो वो मुझे उसका प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, इसी चीज़ को जब आप ऑनलाइन मोबाइल और लैपटॉप में सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी बैंक से परचेज करते हैं और सेल करते हैं, इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज क्या है, आपको क्या कोई सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है? नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं है। अगर आप फॉरेक्स एक्सचेंज या फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर ब्रोकर्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास जो अमाउंट होती है आप उसमें डिपॉजिट करते हैं और उस डिपॉजिट के थ्रू आप उस ब्रोकर के थ्रू आप करेंसीज को परचेज कर सकते हैं और उसको सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम मिनिमम कितनी अमाउंट के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? बेसिकली ये डिपेंड करता है। बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर एक लेवरेज की टर्म यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास $1000 है तो जो करेंसी का जो उतार और चढ़ाव हुआ वो इतना ज़्यादा नहीं होता, 0.2% 0.3% होता है एक दिन के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल मैंने $1000 डिपॉजिट किया, अगर $1000 के मैंने फॉर एग्जांपल मैंने पाउंड को परचेज कर लिया तो एक दिन में मुझे $2 या $3 बचेंगे। लेकिन ब्रोकर आपको एक लेवरेज, एक टर्म है वो प्रोवाइड करता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल $1000 की कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता है। आपका जो प्रॉफिट है वो 10 से मल्टीप्लाई होकर $20 बन जाता है और आपका जो लॉस है वो भी उसी टर्म में चला जाता है। ठीक हो गया। सो अब वो स्टूडेंट्स जो कि सीखना चाह रहे हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि अगर कोई भी ट्रेडिंग करना चाह रहा है, इसके लिए ना तो कोई उम्र की कैद है ना कोई जेंडर की कैद है, सभी लोग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो स्टार्ट कहाँ से करना है, सीखनी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें कम से कम आपको पता होनी चाहिए? मैम बेसिकली जिसको भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है कोई इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज़ आपको यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर अवेलेबल है। सिंपल, आपने किसी भी एक अच्छे मेंटोर का कोर्स को बाय करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास बाइंग पावर नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर हज़ारों कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद उसको प्रॉपर कोर्स को सीखें और इसके साथ साथ उर्दू के अंदर लिखी हुई बुक्स भी हमारी मार्केट के अंदर भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ फॉर्म में गूगल से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब उनको आप डाउनलोड करके आप उसको रीड आउट करेंगे आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले या अपनी अमाउंट को पुट करने से पहले आपको इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए और उस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से ब्रोकर्स हमें डेमो अकाउंट्स देते हैं। बेसिकली उन डेमो अकाउंट्स के अंदर रियल मनी तो नहीं होती, लेकिन वो एक्ट लाइक के रियल मनी कर रही होती है। तो आप उसके ऊपर जब प्रैक्टिस कर लें, जब आपका अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, देन आप अपनी रियल अमाउंट को उसके ऊपर लेके जाएं। सही। सो यानी ये आपको प्रॉपर सीख के ट्रेडिंग फिर आपको इस जी मैम, बेसिकली इसके अंदर 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर है आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके पास अगर $1000 है टोटल, ठीक है, तो वो उस लिहाज से अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करेगा। सेकंड नंबर पे आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है कि आप उससे कितना अर्न करना चाहते हैं और मार्केट आपको कितना दे सकती है। अगर एक पर्सन ये सोचता है कि जी मैंने $1000 इन्वेस्ट किया है और एक मंथ के अंदर मैं $1000 दोबारा अर्न कर लूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर लॉन्ग टर्म में भी। 1-2 अटेम्प्ट में वो कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको लॉस ही होगा। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में 97% लोग लॉस करते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि वो लोग रिस्क को अपने मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। वो फॉर एग्जांपल एक टिकटॉक पे वीडियो देखी कि जी मैंने तो $100 डाला और मेरा $1000 बन गया, ठीक है, तो वो यही खुद परफॉर्म करने की कोशिश करेगा लेकिन वो लॉस कर लेगा। उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल में भी 2 चीज़ें हो सकती है। जिसने टिकटॉक पे वीडियो डाली है मे भी वो झूठ बोल रहा हो या उसके पास 7 ईयर्स 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और आप एक विदाउट मतलब आफ्टर 3 to 4 मंथ आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी और आप उधर चले गए। इसके एग्जांपल मैं आपको सिंपल देता हूँ कि मैं क्या करा, मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी कैसे सर्जरी होती है, तो मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, जाकर सर्जरी करूँगा तो 100% उस पेशेंट के साथ नुकसान ही होगा। कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपको कितने साल हो गए ज्वाइन किए हुए? जी बेसिकली मैं खुद तो फार्मासिस्ट हूँ। मैंने 7 ईयर्स एज ए फार्मासिस्ट जॉब की, लेकिन जब कोरोना का पीरियड आया
तो तब से मैंने इस ट्रेडिंग को एज ए मतलब कह लें कि एज ए इंजॉय के तौर पे इसको स्टार्ट किया। लेकिन जब मैं जैसे जैसे इस फील्ड के डीप में जाता गया तो मुझे आइडिया होता गया कि ये फील्ड तो मेरे वाली फील्ड से भी बहुत ऊपर लेवल की है। इवन कि मैं सऊदी अरब में मैंने जॉब की है, वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी लेवल की सैलरी थी, लेकिन उसको मैंने स्किप करके फिर मैं पाकिस्तान आ गया और यहाँ पे आके मैंने इसको स्टार्ट, मुझे ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इससे मैं आप एक महीने में कितने पैसे कमा सकते हैं, रफली आइडिया? बेसिकली देखा जाए तो ये हर पर्सन का अलग अलग कैलिपर होता है। मैं आपको जस्ट ये आइडिया दे सकता हूँ कि जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग मैं 10 to 15% ईजीली अपना पोर्टफोलियो को इंक्रीज करता हूँ। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास अगर $1000 है ना, आप एक मंथ में 15% अर्न करते हैं सीखने के बाद, आपका एक मंथ के बाद वो हो गया $1150। फिर नेक्स्ट मंथ आपने $1000 से नहीं स्टार्ट करना, 1150 से स्टार्ट करना, क्योंकि 150 आपका उसके अंदर ही है। इस प्रोसीजर के तहत आफ्टर 6 मंथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं। यानी 6 महीने में आप इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है कि आपके अपने पैसे सेफ रहते हैं, वो तो इधर उधर नहीं हो जाते? नहीं, कुछ फेक अकाउंट्स हों, कुछ चीज़ें जो आप बताना चाहें कि इन चीज़ों से होशियार रहना, ये काम बिल्कुल नहीं करना? जी बेसिकली मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट अगर खेल रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तानी और इंडियन में क्रिकेट मैच चल रहा है, तो वो एक बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ है, प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट है, उसका एक प्रॉपर बोर्ड है, उसके रिगार्डिंग चल रहा है, लेकिन लोग उसके ऊपर जुआ खेल रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्रिकेट गलत है, वो तो जुआ खेलने वाले गलत है। सेम एज इट इज़ फॉरेक्स के अंदर भी यही है। ठीक है, जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं, प्रॉपर तरीकेकार के साथ कर रहे हैं, वो तो ट्रेडिंग होगी। लेकिन इसी को लेके बहुत सी लोगों ने ऐप बनाई हुई है। आप जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को गूगल पे सर्च करूंगा तो मुझे यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट एड्स आना शुरू हो जाएंगे। वही एड्स सब के सब फेक है। अगर आपको पाकिस्तान में ट्रेडिंग के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना है, आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे की वेबसाइट पे जाना है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z आपको वहाँ से मिलेगी। आपने उसी के रिगार्डिंग अपना अकाउंट बनाना है और आपका सारा सिस्टम हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके साथ साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, अब क्या आपको इतना एक्टिव रहना है कि आपको एक एक सेकंड, एक एक मिनट अपने आगे बहुत लैपटॉप अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो फॉरेक्स की फील्ड है, ये हर पर्सन के लिए है। आप इसको शॉर्ट टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, आप हर तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सुबह जॉब पे जाता हूँ, सुबह 9 to 5 मेरी जॉब है, तो मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उस सेशन को चूज़ करूँ। इसके अंदर सेशन चलते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन है, वो हमारे टाइम के मुताबिक शाम को 6 बजे स्टार्ट होता है और रात 2 बजे तक चलता है। आप उस सेशन को चूज़ करें और आप 1 से 2 ट्रेड परफॉर्म करें। आपको डेली का 1 से 1.5 घंटा भी अगर आप मार्केट को देते हैं और आप स्क्रीन टाइम देते हैं, तो आपको ईजिली आपकी एक थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर एक बंदा है वो कहता है जी मैंने फुल 100% इसी के ऊपर फोकस करना है, वो सुबह से लेकर शाम तक भी इसको टाइम दे सकता है। दैट्स मीन के आप इसके अंदर ट्रेडिंग के दरअसल ड्यूरेशंस होते हैं। एक होता है डे ट्रेडर। डे ट्रेडर ने क्या करना है, सुबह ट्रेड लगाई, शाम को क्लोज कर दी। एक होता है वीकली ट्रेडर, उसने क्या करना है, ये एक ट्रेड लगाई है और उसको उसने होल्ड करना है विद इन वीक्स, तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं है इतना टाइम देने की। और कुछ ऐसे पर्सनस होते हैं जो कि मंथली बेसिस के ऊपर परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड को परचेज किया शॉर्ट अमाउंट के अंदर, उसको आपने परचेज किया और आपने उसको 2 महीने तक होल्ड किया, आपको उसने $1000 का प्रॉफिट दे दिया फॉर एग्जांपल। दूसरी तरफ अगर आप आते हैं डे ट्रेडिंग के ऊपर, अगर आप लोग आते हैं तो डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने सिर्फ गोल्ड को परचेज किया और उसको आपने विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स आपने उसको सेल आउट कर दिया। जो भी आपको प्रॉफिट हो आपको गेन हो गया। इस तरीके से आप हर पर्सन इसको कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो टीचर है, ठीक है, अगर वो टीचर भी है तो वो भी उसको कर सकता है शॉर्ट टाइम देके। और अगर एक बंदा बिल्कुल फ्री है तो वो उसको 24/7 भी कर सकता है। यानी आप पैसे कमा सकते हैं, आपको पहले टेक्निक सीखनी है, फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और फिर आपको कम से कम वो तमाम तरीक़ेकार। और फिर हमारे मेहमान ने हमें, फ़हीम साहब ने बता दिया कि किस तरह से कौन सा सेशन आप चूज़ कर सकते हैं। फुल टाइम अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप पार्ट टाइम भी करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी जॉब के साथ करें तो आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन मुस्तनद ज़राए से सीख के और प्रॉपर लर्निंग के बाद अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर आप पैसे भी कमा सकेंगे। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। कुछ कानूनी मामलात जिसमें हमें लगता है पेचीदगियाँ हैं और जिनको हम आसान बना सकते हैं, आज उन पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं। हमारे साथ एडवोकेट अहमद शेर साहब मौजूद हैं।
उन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैम। थैंक यू सो मच अहमद। सबसे पहले कोर्ट मैरिज के हवाले से गुफ्तगू करना चाह रही हूँ मैं। पेचीदगियाँ इसमें क्या क्या होती हैं, क्या क्या ऐसी गलतियाँ होती हैं जो आगे चल के प्रॉब्लम कर सकती हैं? लेट्स सपोज एक कपल आया आप किसी भी अदालत में और वो कह रहे जी हम कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं, सो उसके लिए प्रोटोकॉल क्या होता है? गवाहान का होना ज़रूरी है, एज फैक्टर को देखा जाता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा हमारी सोसाइटी के अंदर एक, मैं इसको मिसकंसेप्शन वाला पॉइंट भी कहता हूँ और हमारी यूथ के लिए बड़ा ज़रूरी पॉइंट भी कहता हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपके तवसत से आज ये शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई कोर्ट मैरिज नहीं है। पाकिस्तान के किसी कानून के अंदर, किसी पाकिस्तान के कोने में, लाहौर से लेके कहीं खैबर तक, बलूचिस्तान तक, कराची तक, कोई अदालत नहीं है जिसको कोर्ट मैरिज कहा जाए। अच्छा। कि ये कोर्ट मैरिज है। मतलब कोई ऐसी अदालत नहीं है जो ऐसी शादियां करवाती हो जिसके बाद वो शादी कोर्ट मैरिज कहलाए कि ये कोर्ट के थ्रू होती है। अब इसको कोर्ट मैरिज कहा क्यों जाता है वो बाद में, लेकिन अब पहले मैं इसको ये आपको बता दूं कि ये वही शादी है जो हमारे इलाकों में, हमारे महल्लों में, हमारे जो बच्चे जिनकी शादियां हो रही होती हैं उनके बुज़ुर्गों की मौजूदगी में जो निकाह होता है, ये वही शादी है जो सिर्फ किसी के दफ्तर में या किसी कचहरी के अहाते में तो ये होता है ना कोर्ट मैरिज जिसे कहते हैं, जो आप वो नापसंदीदा हालात में घर से भाग के कर लेते हैं। इसको अगर आप सिर्फ रनअवे मैरिज कहें तो ये रनअवे मैरिज है। हाँ, you can say इट्स ना। नॉट कोर्ट मैरिज। अच्छा, अब कोर्ट मैरिज बन इसलिए गई कि चूंकि जब वो रन अवे वाला सिलसिला आता है तो रन अवे के बाद जो स्टॉप आता है उसमें एक वकील साहब आते हैं और वकील साहब का दफ्तर भी हो सकता है और वकील साहब का चेम्बर, वो जो कचहरी के अंदर किसी अदालती हाथे के अंदर वाक़ होता है, वहाँ पर वो रन अवे के बाद उस जंक्शन आता है। उस जंक्शन में अगेन जो महल्ले वाले निकाह रजिस्ट्रार साहब होते हैं, उसी की शक्ल वाला, उसी की तर्ज वाला और उसी के रिकॉर्ड वाला एक मौलवी साहब या एक निकाह रजिस्ट्रार साहब मिलते हैं, लेकिन थ्रू काउंसिल मिलते हैं, वकील साहब के थ्रू मिलते हैं। वही मैं पूछने वाली थी, वो कहाँ से आते हैं? आपका उसी तरह का निकाह कंडक्ट करेंगे जो निकाह महल्ले के मौलवी साहब ने करना है। उन्होंने भी उसी तरीके से पूछना है कि जी आप नाम बताएं, उनकी एज लिखेंगे, सारा कुछ फिल करेंगे, उनके गवाहान के नाम लिखेंगे, वही निकाहनामे का जो प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद अब इसको कोर्ट मैरिज बना क्यों दिया गया? अब चूंकि जो ये रनअवे मैरिज है और रनअवे मैरिज में सारे हालात बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि जो लोग भाग के शादी कर रहे हैं, पिछलों ने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके ख़िलाफ़ एक एजिटेशन, उसके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस आती है। उस रेजिस्टेंस के अंदर क्रिमिनल केसेस बनते हैं। उस रेजिस्टेंस के अंदर बच्चियों को कई जगहों पे हमने देखा, इवन लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक दफ़ा हुआ था कि बच्चियों को मार दिया जाता है या उनके ऊपर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लड़के के घर वालों तक मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं कि ये सब लोगों ने मिल के हमारी बच्ची को इंटाइस किया, इसको बहला के ले गए, इसको अगवा करके ले गए और अब इसको शादी की तरफ जो है वो गन पॉइंट पे कहीं शादी कर ली है। सो उसके बाद फिर एक तरीक़ेकार ये होता है कॉमनली, मैं इसको अप्रिशिएट करते हुए बिल्कुल नहीं बता रहा, लेकिन चूँकि जब बच्चे आ जाते हैं और अगर वो बाकी चीज़ें पूरी कर रहे होते हैं जो कवायफ ज़रूरी हैं कि 18 साल उनकी उम्र भी है, उनके पास वो हालात भी हैं कि वो शादी कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर हमारे जैसे लोगों को करवानी भी पड़ती है, हमें उनको फैसिलिटेट भी करना पड़ता है। तो उसके बाद तरीक़ेकार ये होता है कि लड़की को अदालत के अंदर ले जाकर एक उसका बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है। नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन है कि 164 का बयान फ़ौरन हो जाएगा। जी 164 का बयान तब होगा जब पर्चा दर्ज होता है उस शादी से हवाले से कुछ भी, लेकिन पर्चे के बगैर एक अदालत के अंदर बयान इस तरह करवाया जाता है कि बच्ची की तरफ से एक इस्तगासा दायर किया जाता है, उसके पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार या हर उस शख्स के ख़िलाफ़ जिनसे इन दोनों को ख़तरा हो सकता है, जो शादी नई शादी वाला जोड़ा है, तो उनके ख़िलाफ़ एक इस्तगासा दायर करके मजिस्ट्रेट साहब के पास कि जी हम यहाँ रह रहे हैं, हमने फ़लाँ दिन शादी कर ली है, हम इज़्दवाजी हैसियत में रह रहे हैं, शादी चूँकि हमने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की है, तो ये घर वाला, ये रिश्तेदार हमें मारने की कोशिश कर रहा है, हमें ढूंढ रहा है, हमारे घर तक अटैम्प्ट कर रहा है। तो अदालत क्या करती है, ये सारी कंटेंशन लिख के बच्ची का एक बयान नोट करती है और एक ऑर्डर भी पास करती है कि ख़बरदार इनको हरासा ना करें, चूँकि इस्लाम के मुताबिक, कानून लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक इन्होंने एक शादी की है और वो शादी प्रॉपर लेजिटिमेट है, उसको प्रॉपर रजिस्टर किया गया है, लिहाजा आप इनकी ज़िंदगी में
मदाखलत नहीं कर सकते, ये मैच्योर हैं, ये बालिग हैं और कानून भी इनको इजाज़त देता है। सो वो ऑर्डर जो है वो बना देता है इस सारी शादी को कोर्ट मैरिज। ठीक है। अदरवाइज़ कोर्ट मैरिज हमारे हमसाए मुल्क में ज़रूर होती है, वहाँ पर एक मैरिज रजिस्ट्रार है, वो फूलों के हार पहनाता है रजिस्ट्रार पे, वो रजिस्टर पे साइन करवाता है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, कोई ऐसी अदालत नहीं है जो कोर्ट मैरिज करवाती हो। ये वही शादी है जो मोहल्ले में होती है, यहाँ वकील साहब के थ्रू होती है, तो ये कोर्ट मैरिज बन जाती है। लीगल है। अच्छा, अब इसके ऊपर रिसेंटली एक स्कॉलर बात कर रहे थे कि कैसे कर लिया आपने शादी, ये तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, चूँकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। देखें हमारा कानून शादी के ऊपर क्या कहता है। इखलाकन मैं इसको नहीं पसंद करता, लेकिन ये मेरी चॉइस है। इखलाकियात आपने और मैंने सोसाइटी के हिसाब से देखनी है, कुछ सोशल वैल्यूज होती हैं, लेकिन कानूनी बात अगर करें तो कोई कबाहत नहीं है। अगर वो रेक्विजिट्स पूरे हो रहे हैं, कौन से बच्चा और बच्ची जो है, लड़का लड़की, वो 18 साल के हैं, वो गलत नहीं लिख रहे कि उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं, और वो तो नहीं जरूरी है कि 18 साल के हैं, बालिग हो गए, बट वो साउंड माइंडेड हैं। अगर कोई लड़की तो उस तरह के हालात में कि उसको कहीं से कोई उठा के ले आया है। अच्छा, अब जितने ये जो कोर्ट मैरिज जिसको हमने नाम दिया हुआ, ये जो निकाह होते हैं ना, उसमें अब होता क्या है कि वो जो बंदा निकाह करवा रहा होता है, जब वो निकाह की बात कर रहा होता है तो वो दोनों लड़का और लड़की को इकट्ठे बिठा के एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। अच्छा। उस वीडियो के अंदर वो लड़की से पूछता है और वो पूरा रूम भी दिखाता है, वो अहाता दिखाता है वीडियो के अंदर। तो ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है। उसकी वजह ये है कि हर उस लॉयर का जिसके पास लोग कोर्ट मैरिज करने आते हैं, हर उस निकाह रजिस्ट्रार का जो इस प्रोसेस में इस निकाह को एग्जीक्यूट करता है, हर किसी का ये कंसर्न है कि हम नहीं किसी केस का हिस्सा बनना चाहते, हम किसी की पर्सनल एनमिटी, कोई आपस में मसाइल हों, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम ये ज़रूर दिखाना चाहते हैं कि ये लोग इंडिपेंडेंटली हमारे पास आए थे और इंडिपेंडेंटली इनका हक है। पाकिस्तान का आइन उनको मूव करने का, उनको अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिस करने का पूरा हक देता है। सो उनको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वो पूरा अहाता दिखाकर, पूरे इलाके को दिखाकर कि कोई ऐसा मसला नहीं है, बच्ची से ऐसे सवालात करते हैं, अब घर से क्या लेके आई हो, कोई सामान उठा के भागी हो, कोई पैसे लेके आई हो, उसने कहना है नहीं, हर चीज़ उससे पूछते हैं। फिर तुम्हारे यहाँ पर कौन कौन बैठा है, तमाम मालूमात दुरुस्त दे। अब देखिए, इस चीज़ के हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि हर वो बंदा जो किसी भी सरकारी दफ्तर में पहुंचा है कोई कागज़ लेने के लिए, किसी जगह पर कोई पर्चा दर्ज कराने के लिए, ज़रूरी तो नहीं उसका पीछे घर में किसी को किडनैप किया हो और किसी को प्रेशराइज करके। सो बेसिक एहतियात कानून भी क्या देता है, कानून ये कहता है ना कि आप, जैसे वो कुछ चीज़ों में कहा जाता है कि आपने ये चीज़ें पूरी की हैं, आप बोनाफाइडी आपकी आ गई, आप नेक नियति के साथ ये काम कर रहे हैं। किसी भी अदालत में जाके कोर्ट मैरिज की जा सकती है, किसी भी वकील साहब के पास चले जाएं। हाँ, अब ये चूंकि बड़ा सेंसिटिव सी चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अपने किसी वकील भाई के खिलाफ तो बयान नहीं दे सकता, ना मुझे देना चाहिए। हाँ जी, लेकिन होता ये है कि आपको थोड़ा सा एहतियात ये करनी है कि आप जिसके पास भी जा रहे हैं, आप ये देखें कि वो मौसूफ जो हैं वो वकील हैं। अच्छा। क्योंकि कोई बंदा आपको कहे मैं वकील ही हूँ, मैं तुम्हारा करवा दूंगा, नहीं पता क्या होता है, वो कुछ हालात पहले ही ऐसे होते हैं उस कपल के साथ, वो भाग दौड़ के कहीं पे भी बस किसी भी दफ्तर में चला गया, बाहर लिखा है कि जी वकील साहब का दफ्तर है। अब ये भी चीज़ें देखना ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको ना इसमें अपना ज़ाती मेरी राय है, हो सकता है आपने, चूँकि आपकी भी एक इंटरेक्शन ऐसी है कि आप लॉयर्स को जानती हैं बहुत। हमारे ना अब ये वॉक इन वाला सिलसिला, हमने तो जब से मुझे 13 साल हो गए इस प्रोफेशन, मैंने नहीं सुना। अच्छा। हमारे पास वॉक इन पे बंदा नहीं आता। ऐसे मैं गुजर रहा था, मुझे देखा, मैंने ये फलां साहब का नाम रखा, ऐसा मेरे पास कोई बंदा नहीं आता। आप कोई रिकमेंड करता है, आपकी जान लॉयर्स के पास लोग आते हैं, आपको कोई रिकमेंड किया जाता है। ये जो हम नए आने वाले हमारे छोटे बहन भाई होते हैं, उनको समझाते हैं कि आपने अपनी वकालत कैसे बनानी, तो उसमें ये तरीका है क्लाइंटल बनाने के लिए, आपको अपने आप को सोशल करना है, आपने लोगों में अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, आपके इर्द गिर्द सबको पता होना चाहिए कि ये लड़का रोज़ यहाँ से वकील बना है, ये वकालत करता है। किसी को पता ही ना हो तो वो केस तो नहीं लेके आएगा। सो आपके सोशल कॉन्टेक्ट से आ सकता है। अब चूंकि दौरे हाज़िर में हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया एक बड़ा आसानी से बता देता है। आप गूगल पे किसी का नाम लिखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वेदर ही इज़ अ लॉयर और नॉट।
हमारी बार काउंसिल ये फैसिलिटेट कर रही है कि आप वहाँ पे उसका फ़ोन नंबर, अगर आईडी कार्ड नंबर है या सही नाम है तो आप लिख के सर्च कर सकते हैं, ठीक हो आपको गया। पता चल जाएगा कि वो लॉयर है कि ठीक हो गया। नहीं। वो चैलेंज आसानी किया हो जा जाएगी। सकता है कोर्ट मैरिज को? अच्छा, करते हैं लोग, मैं उस पर भी आपको लोग करते हैं। वो कहते हैं, मैं एक केस का आपको हवाला देता हूँ, बहुत लंबा अरसा उसका मुकदमा चला। बच्ची थी कमसन दुआ ज़हरा, कराची की, और उस केस में लाहौर से, चूँकि उस फैमिली को आई वॉज रिप्रेजेंटिंग हर फादर मेहदी अली काज़मी, और मैंने ही वो दिन जिस दिन बच्ची को यहाँ के दारुल अमान से निकलवा के सिंध पुलिस को हैंड ओवर किया था, तो हमने वापस भेजा था कराची। है। उसमें निकाह को चैलेंज किया गया था। अच्छा। उसको दो तरीके होते हैं। एक, निकाह को चैलेंज करने का तरीका कहते हैं कि एक तो खातून की तरफ से होता है कि वो तनसीख निकाह, कि उस निकाह को ख़त्म करने का मतलब वो डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है, ख़त्म करना चाहती है शादी, जिसको आप खुला के नाम में जानते हैं। लड़की करना चाहती है तो वो खुला में चले जाती है। एक और तरीका है, वो है तकजीब निकाह, चैक्टिटेशन ऑफ मैरिज। वो तकजीब निकाह ये है कि आप उसको झुटलाते हैं कि ये निकाह हुआ ही नहीं है, अच्छा। ये निकाह बातिल है, ये निकाह कंसीडर ही ना किया जाए, वो है तकजीब निकाह। और ये अमूमन तब होता है जब बच्ची, वो लड़की स्टेटमेंट दे दे अच्छा, यानी वो कि फिर ये वो जो आपने सवाल शुरू में किया था कि अगर लड़की को ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव से, अनफॉर्चुनेटली इसका इस्तेमाल भी अच्छा, होता ये है। भी होता है। जी, दोनों चीज़ें होता है। बच्ची दुआ ज़हरा के केस के अंदर बच्ची ने तकरीबन 8 घंटे का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था कोर्ट में, जिसमें उसने कराची से लेकर लाहौर तक, और उससे पहले बच्ची को एंटाइस करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए, कौन कौन से लोग लेके आए थे, तो उस बच्ची ने वो सारा एक्सप्लेन किया। अच्छा। सो दैट इज़ इनफ ग्राउंड कि आप उसको जेक्टिटेट करें मैरिज को। उसके अलावा एक इसका मिस यूज़ होता है, वो क्या है, वो यहाँ पंजाब के अंदर हमने बहुत देखा है। शादी हुई, भाग के कर ली, लड़का आगे से बच्ची को, लड़की को वो नहीं कर पा रहा, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा। ऑब्वियसली होता है। और इसके अगर लाइटर नोट पे होगा तो मैं बाद में इसके कुछ किस्से भी आपको छोटे छोटे सुना देता हूँ। अच्छा, वो नहीं कर पा रहा, अब एक स्टेज आती है, माँ बाप क्या करते हैं, फ़ौरन 491 की रिट करते हैं हाई कोर्ट में या नीचे वाली अदालत में कि मेरे बच्ची को बाजियाब करवाया जाए, जो एक रिट होती है कि किसी को डिटेंशन में है कोई किसी की, तो हाई कोर्ट फ़ौरन ऑर्डर करती है पुलिस को कि इस बच्ची को कल परसों में मेरे सामने पेश करो ला के। वो जाते हैं, ट्रेस करते हैं, बच्ची को ले आते हैं, उसके साथ जिन जिन लोगों के साथ वो रह रही होती सबको उठा के ले आते हैं। अब वहाँ पे बच्ची के ऊपर सारी बात है। अगर तो वो स्टैंड कर गई कि नहीं जी मेरा बिल्कुल शादी हुई है, पसंद की शादी है, मैं खुश हूँ और मैं खावंद के साथ रहना चाहती हूँ, कोर्ट कहती है जाओ। ठीक है। अगर वो कह देती है कि नहीं जी मुझे तो ज़बरदस्ती रखा है, मुझे तो ये उठा के ले गए, इन्होंने कहा कि तुम्हारे फलां को मार देंगे, अच्छा। मेरे साथ रहो। अब वहाँ पे कोर्ट क्या करती है, बच्ची को भेजती है माँ बाप के साथ। अब वहाँ से वो सारा कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाता है। वो मुकदमा भी, वो लड़का, लड़के के पूरे ख़ानदान, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, और समटाइम्स ये होता है कि अदालत वक्त देती है माँ बाप को, बच्ची के साथ मिलवाती है, और वहाँ पर कोई बच्ची का जहन बदल जाता है। अच्छा, मेरे स्टार्ट से ना एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में। ये एज ऐसी होती है कि आप साइकोलॉजिकल इशू भी चल रहे होते हैं, ज़हनी दबाव में भी होते हैं, बड़ी रंगीनियाँ नज़र आ रही होती हैं, आप चीज़ों को इन द लॉन्ग रन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा काउंसलिंग वाला, कोई ऐसा लेट्स सपोज कि अगर कोई बच्ची भाग के शादी भी कर रही है, उसको पहले बिठाया जाए, समझाया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए, उससे पूरा ये उसकी ज़हनी हालत को तो जांचने की कोशिश की जाए कि आया वो कहीं जल्दबाजी में, कहीं घर से किसी परेशानी में, या कोई उसके अंदर क्या चल रहा है वो जो ऐसा डिसीजन ले रही है। अच्छा, हमारे हाँ अनफॉर्चुनेटली ये काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की और मुझे खुशी ये हो रही है कि कोई बात ही नहीं करता इसके ऊपर। पता ही नहीं है लोगों को, ये करना नहीं चाहते। आपने ये बात की है, इसकी बड़ी ज़रूरत है। मुझे तकरीबन कुछ 6 साल पहले ना कोई इसी तरह का हमने एक केस को देखा जिसके अंदर इसी तरह वो, क्योंकि वो जो हमने पॉइंट रेज किया ना कि बाद में जाके बच्चियों को एहसास होता है, तो वो ये होता है कि शायद उस टाइम जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं। अब मेरे पास मैंने जो नोटिस किया है, बच्चे बड़ी ये दिलचस्प बात। माजरत, ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं जी। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि ये एज का वो हिस्सा होता है कि आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता, आप बच्चियां या बच्चे दोनों उन रंगीनियों में होते हैं, उन्हें हर तरफ जो है ना वो नज़र आ रहा होता है कि अच्छा जी बस हमारी लाइफ है और हमने अपने तरीके से गुजारनी है। बाद में जाके जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई। तो ये काउंसलिंग वाला फैक्टर जो है ये मिसिंग है। अच्छा, मैं जिस तरह पहले कहा कि बहुत ज़बरदस्त बात है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिसको सोसाइटी में डिस्कस होना चाहिए। हमारे बच्चे जो आपका ये प्रोग्राम देखें उनके लिए ये चीज़ उनको सपोर्ट कर सकती है। ये बात सही है कि बड़ी कच्ची उम्र के लोग आते हैं इस काम में, मतलब बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। एक आध हम मुझे याद है कि जो फैमिलीज़ के साथ कुछ हमारे मैच्योर लोगों ने डिसाइड किया कि हमने शादी करनी है, तो दे डिसाइडेड कि हम जो वलीमा वगैरह है वो किसी चैरिटी होम में कर लेंगे, तो हम ना किसी लॉयर दोस्त के थ्रू करते हैं। तो वो हमारे एक दोस्त कपल था, हमने उसको फैसिलिटेट किया उसको शादी में, लेकिन वो नज़र आ रहा था कि पूरी वो एक बड़े मैच्योर हैं, उनके जो ख़ानदान में लोग थे वो शामिल हुए। अदरवाइज़ कौन से बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है, आपके लिए हैरानी वाली बात होगी कि लड़का और लड़की जब शादी करने का प्लान करते हैं तो वो जो लॉयर से कांटेक्ट करने वाली रिक्वायरमेंट है वो बच्ची पूरी कर रही है, वो लड़का नहीं करता। क्यों? मैं आपको बताऊं कि अगर 100 में से, मतलब मैं बताऊं कि कितने में लड़कों ने इस प्रोसेस के लिए कांटेक्ट करते हैं या सारा कुछ कर रहे होते हैं और कितने केसेस में लड़की, तो मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूं, क्योंकि हमारे पास बेतहाशा ये क्यूरीज आती हैं, कम से कम 70% बच्चियां परसू कर रही होती हैं। इसकी क्या रीज़न है? बड़ी हैरानकुन बात आपने मुझे बताई है। अब रीज़न तो ये है कि वो बच्चियां, मुझे उनके हवाले से ये लगता है कि इस तरह के केस में ना वो बच्ची ज़्यादा लॉयल होती है, या वो बच्ची जो है वो ज़्यादा कंसर्न्ड होती है। लड़के की कोशिश होती है वो उसको अवॉइड करके उसको थोड़ा थोड़ा आगे डिले कर रहा होता है। डिले कर रहा होता है। लड़की जो है वो चाहती होती है कि ये फौरी तौर पर काम हो, तो इसलिए वो लड़की के ज़िम्मे आता है। मैंने सवाल किया, बहुत सारे बच्चियां जब राब्ता करती हैं तो मैंने कहा आप बेटा ऐसे करें, वो कहें उसको जो आपका होने वाला खामंद है जिसके साथ प्लान कर रही हैं, क्योंकि मेरा कंसर्न ये होता है जो आपने काउंसलिंग की बात की कि ये करेंगे क्या, मैनेज कैसे करेंगे। अब शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, हमें पता है कि ये आसान काम नहीं है। ऑब्वियसली शादी के बाद आपके बच्चे भी होने हैं, शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छी तब्दील खासी हो जाता है। responsibilities बढ़ जो जाती सारा हैं। कुछ लेके आप दरवाज़ों से दाखिल हुए हैं उसमें से कई चीज़ें विंडो से बाहर जानी हैं, तो वो आपने कैसे मैनेज कैसे करना है। तो वो नहीं, वो चाहता है कि मैं पता ना चले किसी को, अभी मैं वो एक्सपोज नहीं करना चाहता, अभी मैं नहीं सामने आना चाहता, और हमने इसको रजिस्टर भी नहीं करना। तो फिर ये मोमेंट होता है। जो आपने काउंसलिंग की बात की, और भी बहुत सारे लोग अच्छे होंगे, हम ये करते हैं, हम उनको पहले इंटरव्यू करते हैं, कोशिश करते हैं आधा पौना घंटा अलग अलग उनको इंटरव्यू करें, कोशिश करते हैं जज करने की कि ये लड़का शादी कैरी कर सकेगा कि नहीं। लड़की के बारे में सोचना ज़रूरी है, बुरा लगेगा लड़कों को, मर्दों को, लेकिन लड़के का ज़रूरी है ना भाई, मुझे पता हो कि ये घर तो इसने चलाना है। बिल्कुल सही। आप जितना मर्जी कहें कि जी जिम्मेदारियां बराबर हैं, लेकिन जिम्मेदार मर्द है और होना चाहिए उसे। बिल्कुल बिल्कुल सही तो कहा इसलिए कोशिश सिर्फ ये की जाती है, एहतियात ये होती है कि वो कैसे आगे मैनेज करेंगे, रोज़गार का क्या सिस्टम है, मुआशत कैसे चलेगी। इन चीज़ों को देखने के बाद जो है, या नज़र आ जाता है कुछ चीज़ों में, ज़ाहिर है हमारे सामने लोग रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस आ रहे होते हैं, तो थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि ये कुछ टाइम के लिए चलने वाला वो है, कि इतना तो ताकि कोई अंदाज़ा हो मसला ही ना जाता, बने, बिल्कुल। मैं उसको निकाह में ले आऊँ। कितने गवाहान मौजूद होते हैं? 2 गवाहान ज़रूरी हैं। ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में जो है ना, वो जो बच्चे हैं वो अपना गवाह अरेंज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ आपने वो शुरू में कहा था कि कैसी जगहों से करनी चाहिए, कैसे इसको मैनेज करना चाहिए इस तरह की शादी, तो मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ कि जो बंदा आपको कहे कि जी गवाह शवाह सब कुछ मैनेज हो जाता है, वहाँ से कोशिश करें, अवॉइड करें। गवाह ज़रूरी हैं। अगर गवाह आपके अपने नहीं होंगे, गवाह आपके साथ ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप कल को आपकी वो शादी स्टैंड ही नहीं कर रही। कल को कोई इशू दोनों फ्री कैन में से किसी एक की तरफ से इशू होता है और वो गवाह मिलते ही नहीं है, क्योंकि होता क्या है, प्रैक्टिस क्या है, निकाह रजिस्ट्रार सब कहते हैं बस आप इनका लिखवा लें, गवाह हम मैनेज कर देंगे, लिख देंगे हम, गवाह बाद में डाल देंगे। अब वो कौन गवाह होंगे, कल को वो शादी को ओन करेंगे नहीं करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं है, वो ट्रेसेबल ही नहीं होंगे, तो वो कैसे शादी को एक दिन में हो जाती है कोर्ट मैरिज? घंटे में हो जाती है। अच्छा। उसके लिए कोई वक्त नहीं है। आप देखिए ना, वो 4 परतें हैं,
निकाह नामों की, वो उन्होंने फिल करने में जितना टाइम ठीक लगता है। है वो फिल होनी है। और एक्चुअली जो हमारा कानून उस लॉ ऑफ लैंड के हट के जो निकाह है, हमारा मज़हब जो कहता है वो तो है ही, शरई निकाह तो वो चंद लम्हों की बात बिल्कुल है, ऐसे। वो हिजाब कबूल है, वो मुकम्मल वकील हो साहब कितनी फीस चार्ज करते हैं? वकीलों की फ़ीस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात जाननी कि वकीलों की फ़ीस कहीं रेगुलेट नहीं होती, वकीलों की फ़ीस के कहीं पैमाने जितना बड़ा मुकर्रर नहीं वकील होते। होगा निकाह के उतनी ज्यादा फीस लेगा। अब उसको बड़ा कह लें या जितना, हर वकील ये समझता है कि मैं ये चार्ज कर सकता हूँ, मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। और वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वकील अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वकील अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से जो चार्ज करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन उसमें हमेशा जो हमारी बार काउंसिल है ना, उसमें वो कोई पाबंद नहीं करती कि आप इससे ज़्यादा चार्ज ना करें। वो लेकिन ये कहते हैं कि रीज़नेबल, क्योंकि ये प्रोफेशन जो है ये सर्विस का है, ये लोगों को सर्व करने का वो है। मुझे लगा ना उस ये टाइम लोगों तो को- ना हाँ वो जी। कपल होता है उसमें कि हमने शादी करनी है, बस जितने मर्जी पैसे ले लें, ऐसा होता है? अच्छा, ऐसा बिलीव मी, मैं जो काउंसलिंग की बात है ना, मेरा उसमें जब सवाल होता है ना, मैं जानबूझकर मैं अब उनको कोट करता हूँ बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट, और मुझे पता होता है कि इस पे वो कहेंगे कि सर नहीं। अच्छा। उसका मकसद ये होता है कि वो हमें कहते हैं कि वो लड़का फ़ौरन कहता है सर जी मेरी तो माना इतनी तनख्वाह है। हाँ तो मेरा फ़ौरन फिर अगला सवाल ये होता है, मैंने कहा फिर बनता नहीं है पुत्र, हाँ। इतने में घर नहीं चलेगा। इतने में तो बेटा तुम्हें अगर कोई छोटी मोटी और लत लग गई, कुछ भी तुमने पीना शुरू कर दिया, वो ख़त्म हो जाएगा। इतने में पेट्रोल में पूरा नहीं होगा, तो छोड़ दो। अभी भी तुम दोनों सोचो, टाइम लो, क्योंकि अगर इतने पैसे तुम इस एक इवेंट के ऊपर नहीं भर सकते, शादी तो महंगी होती है, बिल्कुल। तो फिर आप आगे नहीं चल सकते। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए एक बच्चे जितने जोगे होते हैं, जो करने आते हैं, और उनको फैसिलिटेट करने वाले लोग भी मिल जाते हैं, फिर उस हिसाब से उनको अकोमोडेट कर बट देते हैं। स्टिल इस तमाम तर गुफ्तगू का ये मतलब नहीं है कि हम इसको प्रमोट कर हम रहे इसको हैं। प्रमोट कर रहे हैं, हम इसकी हाँ, अभी भी मतलब हौसला शिकनी कर रहे हैं। मेरा ख्याल हम दोनों इस पेज बिल्कुल। पे ये हैं कि ये अखलाकी तौर पर सही नहीं है। कुछ हमारी माँ बाप सोशल की वैल्यू है, मर्जी फैमिली होनी चाहिए। वैल्यूज हैं। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल, शामिल होना जो चाहिए। अल्लाह ताला ने कुदरत का असूल बनाया है, आप अगर पसंद की शादी करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका भी है। आप अपने घर वालों को राज़ी कीजिए, इंतज़ार कीजिए। जो हमारी सोसाइटी में नापसंदीदा चीज़ें हैं, क्योंकि अब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना कि हमेशा कहा जाता है ओहो इन्होंने तो मर्जी से शादी की थी, ओहो शादी इसलिए नहीं चल सकी। तो इन चीज़ों से महफूज रहने के लिए आप अपनी ज़रूर पसंद की शादी जो लोग भी करना चाहते हैं उसमें अपने अगर पेरेंट्स की रजामंदी को शामिल कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अहमद शेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंज्यूमर राइट्स के हवाले से हमने बात करनी है। आपने ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर की, अब मैक्सिमम ये होता है, वैसे ना अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ों का पता चल चुका होता है, बट आपने कुछ ऑर्डर किया, आपके पास गलत आ गया, दिखाया कुछ और गया, भेज कुछ और दिया, अब आपके पास लीगल राइट क्या है अहमद साहब? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि हमें लगता ये है कि कोई भी आएगा ऑनलाइन हमें धोखा देगा, दुकानदार तो सामने है, उससे तो चीज़ ली है तो हम फ़ौरन कहेंगे कि जी ठीक कर दें, वापस कर दें, बिल्कुल। लेकिन ऑनलाइन वाले को शायद हम अप्रोच नहीं कर सकेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अब चूँकि हम सुबह पंजाब में बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर अलग-अलग सूबे का कानून मौजूद है, लेकिन पंजाब के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2005 का, और वो ये कंज्यूमर को, हर वो बंदा जो किसी से कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, सर्विसेज ख़रीद रहा है, वो कंज्यूमर बन रहा है, और हर कंज्यूमर को ये प्रोटेक्शन देता है वो लॉ कि अगर कोई आपको डिफेक्टिव सर्विसेज दे, जो वादा किया हो वो डिलीवर ना करे, जिस तरह की चीज़ वादा की हो वो डिलीवर ना करे, क्वालिटी क्वांटिटी कुछ भी उसके अंदर डिफेक्ट टाइमली डिलीवर ना करे, और अगर आपको लगता है कि आपका नुकसान हो रहा है उससे, मतलब वो जितनी डिले से डिलीवर हुआ है उसमें जो जो आपका लॉस हो रहा है, तो आप एक तो अपनी चीज़ ले सकते हैं, बिल्कुल डंके की चोट पे ले सकते हैं, सिर्फ एक लीगल नोटिस से। सेकेंडली, आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एक कंप्लेंट फाइल करके आप उससे डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा। आप उससे कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं, और वो कंज्यूमर कोर्ट उसको पेनल्टी भी चार्ज करेगी जो सरकार को जमा होगी। अच्छा। और उसकी मैं आपको 2-3 बहुत लंबा सिंपल प्रोसेस मिसालें, नहीं बिल्कुल भी लंबा प्रोसेस नहीं है। आप पहली बात तो ये कानून ये कहता है कि जब आपको ये तकलीफ शुरू हो गई तो आपने विद इन 30 डेज़ कोर्ट तक पहुंचना है। ठीक है। अब 30 डेज़ में आपने क्या करना है, आज मेरा मसला था, मैंने उनसे बात की कि आपने मेरी ये चीज़ डिलीवर नहीं की,
आपने ये चीज़ गलत दी, मैं उनको कहता हूँ, वो कहते हैं जी नहीं जो करना है कर लें, तो मैं फ़ौरन, इसका मतलब आज से मेरा इशू शुरू हो गया, मैं फ़ौरन उनको एक लीगल नोटिस देता हूँ, 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन लॉयर के थ्रू दे सकता हूँ, लीगल नोटिस डायरेक्ट दे सकता हूँ, वकील की भी ज़रूरत नहीं है। इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर कोई करना चाहे तो सिर्फ गाइडेंस उसको मिल सकती है, वकील के बगैर भी वो कामयाब हो सकता है। उसने लीगल नोटिस देना है कि भाई आपने चूंकि ये चीज़ इतना तय हुई थी, आपने इस तरह से नहीं किया, अब आपको मैं पाबंद कर रहा हूँ, बाउंड कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ मेरा जो मेरी डिमांड है वो पूरी करें और साथ साथ मुझे कॉम्पनसेट करें। नहीं वो रिस्पॉन्ड करता, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ 99% आपके लीगल नोटिस के ऊपर रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है और वो बंदा सेटल करता है। अच्छा। बिजनेसमैन सेटल करता है, बड़े से बड़ा कारोबारी बंदा जो है इस मुल्क का, वो कहता है कि मैं सेटल करता हूँ। इतनी खौफनाक Yes. हैसियत है लीगल नोटिस की। लीगल नोटिस की हैसियत, लीगल नोटिस एक कॉशन है, उसके बाद आने वाली वो लिटिगेशन का जो कहा जाता है कि जी इस मुल्क में निज़ाम नहीं है, तो वो निज़ाम सबके लिए एक जैसा है। अच्छा। इसलिए वो कहता है मैं कानूनी कार्रवाई में नहीं जाना चाहता, जो जितना बड़ा है उसका उतना बड़ा खर्च होना है कानूनी कार्रवाई में, इसलिए वो कहता है मैं सेटल करता हूँ। सही। नहीं करता, आपने एक सिंपल पेज के ऊपर कंप्लेंट लिखनी है, बाअदालत जनाब कंज्यूमर कोर्ट लाहौर। अब चूंकि कंज्यूमर कोर्ट वो जो एक ही होती थी वो ख़त्म कर दी गई है और एडिशनल सेशन जजेस में से एक सेशन एडिशनल सेशन जज को वो तफवीज़ कर दिया गया है हक, तो आप उसके सामने आपकी वो लगा दी जाएगी कंप्लेंट, नोटिस होंगे, आप अपनी गवाही देंगे, अगर वो आ जाता है जिरा कर ले, नहीं आता तो आपके हक में वो ऑर्डर कर दिया जाता है। 50,000 रुपये तक जुर्माने का ऑर्डर किया जाता है। अच्छा। अगर वो बंदा ना कुछ कंप्लाई विद कर रहा हो तो उसको अरेस्ट वारंट से अदालत अरेस्ट करवा लेती है, और जितना कुछ आपने लिया है यूजुअली उससे कम से कम 5 से 7 गुना ज्यादा वो जो हम देखते हैं कि इतना हर जाने का दावा दायर किया। Yes. अच्छा। और मैंने ज़ाती तौर पर 5,000 के सूट को 55,000 के अंदर उनसे कॉम्पनसेशन ली हुई है। मैंने ज़ाती तौर पर जो लोगों की गाड़ियों के डिलीवरीज के इश्यूज होते हैं, हमने उसको खुद से भी अपने लिए भी प्रैक्टिस किया हुआ है, अपने क्लाइंट्स के लिए भी टाइमली डिलीवरीज करवाई हुई हैं और वो सिंपल लीगल नोटिस के ऊपर करवाई हुई हैं। उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग के बेतहाशा हैं, दराज के ऊपर हमने, इस तरह के और ब्रांड्स के ऊपर हमने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान से बाहर के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो पाकिस्तान से ज़ाहिर है यहाँ के कोरियर से कनेक्टेड हैं, उन सब लोगों के खिलाफ हमने केसेस करके लोगों को कॉम्पनसेशन भी लेके चलिए जी, ये बस शऊर की बात होती है और यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद भी ये था कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ज़रूर आप कंज्यूमर कोर्ट से रब्ता करें और अपना जो एक हक है वो ज़रूर हासिल करें। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।